नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मानसिक स्थिति की जो किसी के भी जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। इसे कहते हैं तीव्र चिंता विकृति या जिसे आमतौर पर पैनिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। हम ये समझेंगे कि अचानक से उठने वाला ये तीव्र भय आखिर है क्या और कैसे आज का विज्ञान और हजारों साल पुराना योग दोनों मिलकर इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, आप बिल्कुल सामान्य रूप से अपना कोई काम कर रहे हैं और अचानक बिना किसी चेतावनी या वजह के डर की एक ऐसी लहर उठती है जो आपको पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ हाथ से निकल रहा है, मानो कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने ही वाली है। यही अनुभव, यही एहसास पैनिक अटैक का मूल होता है। और पता है, ये सिर्फ मन का वहम नहीं होता, आपका शरीर भी इस पर बहुत जोरों से प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन मानो दौड़ने लगती है, सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, सिर घूमने लगता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये अनुभव इतना भयानक होता है कि अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है या उनकी जान जाने वाली है। तो फिर सवाल उठता है कि ये अचानक आने वाला तीव्र भय आखिर है क्या? और सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि ये ठीक उस समय क्यों होता है जब आसपास डरने जैसा कुछ होता ही नहीं, कोई वास्तविक खतरा मौजूद ही नहीं होता। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इस स्थिति को दो अलग-अलग नजरियों से देखना होगा, विज्ञान और योग। तो आते हैं हमारे पहले खंड पर, तीव्र चिंता का परिचय। देखिए, डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक सामान्य मानवीय भावना है। असल में ये हमें खतरों से सावधान करता है। लेकिन जब यही डर बिना किसी कारण के बार बार और बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ हमला करने लगे, तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बन जाता है, जिसे समझना जरूरी है। चिकित्सा की भाषा में तीव्र चिंता विकृति या पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को बार बार बिना किसी वजह के पैनिक अटैक आते हैं। पर बात सिर्फ इन अटैक्स तक ही खत्म नहीं होती, इसका एक बहुत बड़ा और तकलीफदेह हिस्सा है भविष्य में फिर से अटैक आ जाने का लगातार बना रहने वाला डर। व्यक्ति उसी डर में जीने लगता है। और ये कोई बहुत अनोखी या दुर्लभ समस्या नहीं है। आंकड़े हमें बताते हैं कि दुनिया की कुल आबादी में से लगभग 1 से 4% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी इसका सामना करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि शायद हमारे आसपास ही लाखों लोग इस अदृश्य लड़ाई को चुपचाप लड़ रहे हैं, और इसीलिए इस विषय पर खुलकर बात करना और भी जरूरी हो जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, लक्षण और निदान प्रक्रिया। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये समस्या क्या है, पर अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोई चिकित्सक या डॉक्टर इसकी पहचान करते कैसे हैं, क्योंकि सही इलाज की पहली सीढ़ी हमेशा सही निदान ही होती है। चलिए इस प्रक्रिया को भी समझते हैं। चिकित्सक इसके निदान के लिए एक मानक गाइड का इस्तेमाल करते हैं जिसे DSM-5 कहते हैं। इसके मुताबिक पैनिक डिसऑर्डर की पुष्टि तब होती है जब किसी को बार बार अप्रत्याशित अटैक आ रहे हों, और उन अटैक्स के बाद कम से कम 1 महीने तक व्यक्ति को अगले अटैक का डर सताता रहे, और इस डर की वजह से वो अपने व्यवहार में बदलाव ले आए, जैसे कि कुछ जगहों पर जाना ही बंद कर दे। हाँ, और चिकित्सक ये भी पक्का करते हैं कि ये लक्षण किसी नशीले पदार्थ या किसी दूसरी शारीरिक बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहे। या ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सारे लक्षण आपस में कैसे एक दुष्चक्र बनाते हैं। देखिए, होता क्या है, धड़कन बढ़ने जैसे शारीरिक लक्षण मन में एक भयानक विचार को जन्म देते हैं, जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये विचार हमारे व्यवहार को बदल देता है। हम उन स्थितियों या जगहों से बचने लगते हैं जहां हमें अटैक आया था, और यहीं वो चक्र पूरा हो जाता है। शरीर मन को डराता है और डरा हुआ मन शरीर को और ज्यादा तनावग्रस्त कर देता है। खंड 3, आधुनिक चिकित्सा में प्रबंधन। तो बड़ा सवाल ये है कि विज्ञान इस दुष्चक्र को तोड़ता कैसे है। आधुनिक चिकित्सा का तरीका सीधे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर असर करने का है। चलिए देखते हैं कि इसके मुख्य तरीके क्या हैं। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पैनिक डिसऑर्डर हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम में आई एक गड़बड़ी जैसा है। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जिसे आप खतरे का सेंसर कह सकते हैं। इस स्थिति में ये सेंसर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और बिना वजह ही खतरे का अलार्म बजाने लगता है। साथ ही सेरोटोनिन जैसे जरूरी रसायनों का असंतुलन भी इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस स्थिति के उपचार में औषधियां यानी दवाइयां एक अहम भूमिका निभाती हैं।
SSRI और SNRI जैसी दवाइयाँ मस्तिष्क में सेरोटोनिन जैसे रसायनों के स्तर को संतुलित करती हैं। इससे वो खतरे का अलार्म शांत होता है। कुछ दवाइयाँ जैसे बेंजोडायज़ेपिन्स तुरंत राहत के लिए दी जाती हैं, लेकिन उनकी आदत पड़ने का खतरा रहता है, इसलिए उनका इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए ही किया जाता है। दवाइयों के अलावा CBT यानी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक बहुत ही कारगर मनोवैज्ञानिक उपचार है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला कदम, अपने सबसे बुरे विचार को पहचानना। जैसे धड़कन तेज होने पर सोचा, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। दूसरा कदम, इस विचार को चुनौती देना। क्या इसका कोई और कारण भी हो सकता है? शायद मैं अभी तेज चला हूं। तीसरा कदम, एक सही विचार से उसे बदलना। ये सिर्फ चिंता की वजह से है, कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा। और चौथा सबसे अहम कदम है एक सुरक्षित माहौल में धीरे धीरे उन्हीं शारीरिक संवेदनाओं का सामना करना, ताकि मन को ये यकीन हो जाए कि ये खतरनाक नहीं है। खंड 4, योग द्वारा मानसिक संतुलन। अच्छा, अब विज्ञान की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक प्राचीन ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, योग। योग इस सारी मानसिक उथल-पुथल को किस तरह से देखता है और वो उस खोए हुए संतुलन को वापस लाने में हमारी मदद कैसे करता है? योग की दृष्टि में पैनिक अटैक का सीधा संबंध प्राण से है, यानी हमारी जीवन शक्ति ऊर्जा से। जब हमारे शरीर में इस प्राण ऊर्जा का प्रवाह, या यूं कहें कि हमारी सांसों का बहाव अचानक अनियंत्रित हो जाता है, तो हमारा मन भी बुरी तरह से अस्थिर हो जाता है। मन की यही चरम अस्थिरता एक तीव्र भय का रूप ले लेती है। मतलब योग लक्षणों से ज्यादा ऊर्जा के इस मूल असंतुलन को ठीक करने पर जोर देता है। और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए योग के पास कई शक्तिशाली उपकरण हैं। प्राणायाम यानी सांस को लय में लाने की कला हमारे तंत्रिका तंत्र को, उस खतरे के अलार्म को सीधे सीधे शांत करती है, खासकर जब हम सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। कुछ विशेष आसन शरीर में स्थिरता और जमीन से जुड़ाव महसूस कराते हैं। और ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर में उठने वाली हर सनसनी को बिना घबराए बस एक दर्शक की तरह देखें। खंड 5, एक समग्र और एकीकृत मार्ग। तो अब हमारे पास दो बहुत शक्तिशाली रास्ते हैं, एक जो मस्तिष्क के रसायनों और विचारों पर काम करता है और दूसरा जो शरीर की ऊर्जा और चेतना पर। तो आइए देखते हैं कि जब ये दोनों रास्ते आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो क्या होता है। यहाँ इन दोनों दृष्टिकोणों का निचोड़ है। आधुनिक चिकित्सा का ध्यान लक्षणों और डरावने विचारों पर तुरंत काबू पाने पर होता है, ये आग बुझाने जैसा है। वहीं दूसरी ओर योग समस्या की जड़ यानी उस ऊर्जा के असंतुलन को ठीक करने पर काम करता है, ताकि आग बार बार लगे ही नहीं। आप देखिए, मंजिल दोनों की एक ही है, मन की शांति, बस रास्ते थोड़े अलग हैं। अगर इस तुलना को और ध्यान से देखें तो चिकित्सा का लक्ष्य है अटैक और उससे जुड़े व्यवहार को रोकना, जबकि योग का लक्ष्य है शरीर के स्वचालित तंत्र को नियंत्रित करना और जागरूकता बढ़ाना। एक दवा और थेरेपी का उपयोग करता है, दूसरा सांस, आसन और ध्यान का। चिकित्सा का असर तेज हो सकता है, पर योग का असर धीरे धीरे पर गहरा और स्थायी होता है। और जहां दवाइयों के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वहीं सही मार्गदर्शन में किया गया योग लगभग पूरी तरह सुरक्षित है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हो सकते हैं। हमारा आखिरी खंड, निष्कर्ष यानी आगे की राह। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इस स्थिति से पूरी तरह उबरने का सबसे बेहतर रास्ता आखिर कौन सा है? सार ये है कि सबसे शक्तिशाली और असरदार रास्ता वो है जहां विज्ञान और योग हाथ में हाथ डालकर साथ चलते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा आपको मानसिक तूफान से बचने के लिए एक मजबूत नाव देती है, जबकि योग आपको उस नाव को चलाना और लहरों के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। एक आपको तत्काल सुरक्षा देता है तो दूसरा आपको जीवन भर का कौशल, और ये दोनों मिलकर ही किसी को भी किसी भी तूफान के पार सुरक्षित ले जा सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या इस स्थिति का असली प्रबंधन सिर्फ लक्षणों को दवाइयों से दबा देना है, या फिर ये स्वयं को, अपने शरीर की अनकही भाषा को और अपने मन की गहराइयों को समझने की एक यात्रा है? ये सवाल हमें सिर्फ उपचार नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के सही अर्थ पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है।